ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः स्वागत। आज अपन चर्चा करेंगे भ्रूणोद्भव के बारे में, यानी भ्रूण के विकास के बारे में। इससे पहले अपन ने चर्चा कर ली थी कि भ्रूण कैसे बनता है और भ्रूण कोश, भ्रूणपोष, इन संरचनाओं के बारे में अपन ने पढ़ा था। निषेचन के बारे में पढ़ा। निषेचन में क्या पढ़ा था कि निषेचन की प्रक्रिया के अंदर नर व मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। संलयन होकर क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है। नर और मादा युग्मक संलयित होकर किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। और इसके अलावा एक दूसरा नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। तो ये संरचना अपन पहले पढ़ ली थी। इससे पहले अपन ने भ्रूणपोष का विकास पढ़ लिया था। तो भ्रूणपोष का विकास पहले क्यों पढ़ा? इसका कारण ये था कि जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन की क्रिया के अंदर एक नर युग्म का सबसे पहले भ्रूणपोष के साथ में संलयित होता है और उसके बाद में, यानी पहले जो संलयन होता है वो किसके साथ में होता है? भ्रूणपोष के साथ में होता है। और दूसरा संलयन होता है वो युग्मनज के साथ में होता है। तो पहले किसका परिवर्तन होगा? भ्रूणपोष का परिवर्तन होगा और उसके बाद में युग्मनज, और युग्मनज से बाद में किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। तो भ्रूणपोष के बाद में भ्रूण का बारे में पढ़ते हैं। अब भ्रूणपोष पहले क्यों बनता है? क्योंकि कोई भी अगर जन्म लेता है या जिसका परिवर्तन होता है तो उसके लिए पोषण की आवश्यकता होती है। और वो पोषण किससे अवेलेबल होता है? भ्रूणपोष से मिलेगा। किसको? भ्रूण को। तो अगर पहले पोषण नहीं होगा और भ्रूण बन जाएगा तो इस भ्रूण की क्या हो जाएगी? हत्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले किसका निर्माण होता है? भ्रूणपोष का, जो कि इस परिवर्तनशील भ्रूण को क्या करेगा? पोषण प्रदान करेगा। और भ्रूणपोष के बारे में अपन ने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं अपन, ये नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है भ्रूण परिवर्धन या भ्रूणोद्भव। अब भ्रूणोद्भव किसे कहेंगे? भ्रूणोद्भव यानी इसकी अर्थ ही परिभाषा निकलती है कि भ्रूण के परिवर्तन की प्रक्रिया या भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? भ्रूण परिवर्तन या भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो सबसे पहले बात करें गेमेटोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी भ्रूणोद्भव या भ्रूण का परिवर्तन। एक ही बात है। भ्रूणोद्भव को क्या कहते हैं? भ्रूण का विकास कह सकते हैं। इसका अध्ययन है वो एक हेस्टी नामक वैज्ञानिक है, उनके द्वारा किया गया। हेस्टी ने एक द्विबीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री यानी औरतबीजी पादप है। द्विबीजपत्री में दो वर्ग आएंगे, एक तो एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। तो द्विबीजपत्री जो पादप है उसका क्रूसीफेरी कुल का सदस्य बर्षा, कैप्सेला बर्षा पेस्टोरिस में इसका अध्ययन किया था। किसके अंदर अध्ययन किया था? हेस्टी ने द्विबीजपत्री पादप के कुल क्रूसीफेरी का सदस्य कैप्सेला बर्षा पेस्टोरिस में इसके भ्रूण विकास का अध्ययन किया था। इसलिए इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि भ्रूण परिवर्तन की प्रक्रिया को कैप्सेला बर्षा पेस्टोरिस में समझाइए। इसका क्वेश्चन यहां पर भी बनता है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा क्वेश्चन, जिसमें आपको बताया था कल भी कि भ्रूण पोष का विकास होता है, उसी प्रकार से इसका भी जो विकास है वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैप्सुला बर्षा पेस्टोरिस में भ्रूण विकास की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। तो उसमें 1 नंबर का चित्र हो जाएगा और 2 नंबर का इसमें वर्णन होगा, जो कि ये इसका कंप्लीट वर्णन आपको समझाते हैं। और इसको अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और सरल भाषा के अंदर देखते हैं। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया था युग्मनज का निर्माण कैसे होगा। युग्मनज का निर्माण है नर और मादा युग्मकों के संलयन, यानी ये जो युग्मनज बनता है, ये जो युग्मनज बना है, इस युग्मनज का निर्माण कैसे? नर प्लस मादा युग्मकों का संलयन होगा। तो नर और मादा युग्मक संलयित होकर किसका निर्माण करेंगे? युग्मनज का। जैसे मान लीजिए ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, दोनों का संलयन होगा तो किसका निर्माण हो जाएगा? युग्मनज। और युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित होता है। ठीक है, द्विगुणित संरचना के अंदर होता है। अब इस जो युग्मनज बन जाता है, इस युग्मनज में जो पहला विभाजन होगा, अभी इसमें समसूत्री विभाजन होंगे सारे। अब समसूत्री विभाजन कई प्रकार से हो सकता है, अनुप्रस्थ हो सकता है, लंबवत हो सकता है, अनुदैर्ध्य है, अपनत, परिणत, ये विभाजन है, सारे समसूत्री विभाजन के प्रकार है। तो समसूत्री विभाजन होंगे तो उसमें देखिए सबसे पहले
क्या होगा, युग्मनज। युग्मनज में अनुप्रस्थ, टीडी का मतलब है अनुप्रस्थ विभाजन होगा। अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, दो कोशिकाएं बन जाएगी, एक ऊपर कोशिका बनेगी, दूसरी नीचे। ऊपर का मतलब एक तो आधारी भाग की ओर, आधार भाग कौन से, निभाग वाले भाग की ओर, और दूसरी कौन सी, शीर्षस्थ भाग यानी कैलेजल वाले भाग, अंड द्वार या बीजांड द्वार वाले भाग की ओर बनती है। तो यहाँ पर दो कोशिका बनती है, एक तो शीर्षस्थ कोशिका, आधारी कोशिका। यानी शीर्षस्थ कोशिका कौन से भाग की ओर है, निभाग वाले भाग की ओर है। आधारी कोशिका कौन से भाग की ओर है, बीजांड द्वार वाले भाग की ओर स्थित होती है। तो जैसे इसमें देखिए अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन से दो कोशिकाएं बन गई, एक तो शीर्षस्थ कोशिका या निभाग वाले सिरे की ओर, और दूसरी आधारी कोशिका जो कि किस सिरे की ओर होती है, बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर बनती है। फिर इस शीर्षस्थ कोशिका में तो कौन सा होगा, लंबवत विभाजन होगा। एलडी का मतलब है लंबवत, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा, लंबवत विभाजन होगा। और जो आधारीय कोशिका यानी बीजांड द्वार वाले सिरे की ओर कोशिका है, उसके अंदर कौन सा विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन यानी ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होने से दो कोशिकीय पराग भ्रूण बन जाता है। यहाँ पर पराग का मतलब पूर्ण रूप से जो विकसित नहीं होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पराग भ्रूण कहते हैं। तो यहाँ पर दो कोशिकीय पराग भ्रूण बन जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसके ये शीर्षस्थ कोशिका है, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा, तो यहाँ पर क्या बन गया, दो कोशिकीय भ्रूण यानी दो कोशिकाएं बन गई। फिर नीचे आधारी कोशिका में अनुदैर्ध्य विभाजन होंगे, और अनुदैर्ध्य विभाजन कितने होते हैं, लगभग 7 से 10 अनुदैर्ध्य विभाजन अनुप्रस्थ विभाजन होंगे। और अनुप्रस्थ विभाजन होंगे तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक पहला विभाजन हुआ तो कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, दो कोशिकाएं बन जाएगी। दूसरा विभाजन होगा 4, फिर तीसरा होगा तो 8। इस प्रकार से इसमें यानी आधारी कोशिका में 7 से 10 से अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो क्या बन जाएंगे, 7 से 10 कोशिकीय निलंबक बन जाएगा। और इस निलंबक की जो अंतिम कोशिका है, इस निलंबक की अंतिम कोशिका है वो फूल करके और एक चुस्कांक जैसी, यानी जैसे ये नीचे वाली संरचना देख रहे हैं आप, ये फूल करके अन्य कोशिकाओं की तुलना में काफी बड़ी हो गई है। इस कोशिका को क्या कह सकते हैं अपन, चुस्कांक कहते हैं। और ये चुस्कांक क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने में, यानी ये क्या करता है, अन्य कोशिकाओं से पोषक पदार्थों को ग्रहण करके और किसको देता है, भ्रूण को अवेलेबल कराता है, प्रदान करता है। ठीक है, यहां तक बात होगी। फिर दो कोशिकीय पराग भ्रूण के अंदर लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन होगा। लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है, इसके अंदर ये एक अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ या लंबवत विभाजन हुआ। अब इसमें लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन, लंबवत किसके होगा, इस कोशिका के। तो इस कोशिका के लंबवत कौन सा विभाजन होगा, ये विभाजन होगा। तो इसको क्या कहेंगे, लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन कहेंगे। और लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन होने से कितनी कोशिकाएं, यानी यहाँ पर क्या है, दो कोशिकाएं। तो इस ये कोशिका है, इसके यहाँ लंबवत विभाजन होगा। लंबवत विभाजन होने से कितनी कोशिकाएं बन गई, 4 कोशिकाएं बन गई। और इस 4 कोशिकीय भ्रूण को क्या कहेंगे, चतुष्टासंक कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्या बन गया, 4 कोशिकीय जो पराग भ्रूण बनता है इसको क्या कहते हैं, चतुष्टासंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुष्टासंक कहा जाता है। ये याद रखना है आपको, पूछा जा सकता है कि चतुष्टासंक किसे कहते हैं। तो 4 कोशिकीय पराग भ्रूण को क्या कहते हैं, चतुष्टासंक, यानी इसमें 4 कोशिकाएं उपस्थित होती है। फिर इस 4 कोशिकीय भ्रूण के अंदर एक अनुप्रस्थ विभाजन और होगा। अनुप्रस्थ विभाजन होने से यानी प्रत्येक इन कोशिका के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, 8 कोशिकीय भ्रूण बन जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 8 कोशिकीय भ्रूण बन गया है। और 8 कोशिकीय जो भ्रूण बनता है उसको क्या कहा जाता है, अष्टाशंक कहा जाता है। 8 कोशिकीय भ्रूण को क्या कहा जाता है, अष्टाशंक कहा जाता है, ऑक्टेंट कहते हैं। तो ये क्या बन गया, 8 कोशिकीय यानी अष्टाशंक का निर्माण हो गया। इसमें 8 कोशिकाएं उपस्थित होती है। और ये नीचे वाला भाग कौन सा है, 7 से 10 कोशिकीय निलंबक बन गया। फिर ये 8 कोशिकीय पराग भ्रूण है यानी अष्टाशंक है। इसके अंदर किसका निर्माण होगा, परिणतिक विभाजन होगा। परिणतिक आपको बताया कि कोशिका के परिधि के समांतर जो विभाजन होगा तो उसको क्या कहते हैं, परिणतिक कहते हैं। जैसे ये कोशिका है
और इस कोशिका की इस परिधि के समांतर जो विभाजन होगा तो वो क्या कहलाएगा, परिणतिक। तो इसमें दो परतें बन जाएगी। एक तो कौन सी परत बन गई, ये बाहर वाली परतें बन गई, और दूसरी कौन सी परत बन गई, अंदर वाले। तो दो परतें बन जाएगी, एक तो कौन सी, बाहरी, और दूसरी आंतरिक परत बन जाती है। किसके अंदर विभाजन हुआ, इस 8 कोशिकीय पराग के भ्रूण में। तो 8 कोशिकाएं यानी 16 कोशिकीय भ्रूण यहाँ पर बन गए। 8 कोशिकाएं तो बाहर की ओर बन जाएगी, 8 अंदर की ओर बन जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 को 2 आवरण बन गए। एक तो ये वाला बाहर वाली परत देख रहे हैं, ये 8 कोशिकाओं की है। फिर इसके अंदर की ओर 8 कोशिकाएं हैं, वो आंतरिक परत है। यानी यहाँ पर 2 परतें बन गई, बाह्य परत और आंतरिक परत। जो बाह्य परत होती है उसको क्या कहा जाता है, बाह्य त्वचाजन या डर्मेटोजन के नाम से जाना जाता है। और ये इस डर्मेटोजन यानी ये जो बाह्य त्वचा वाले भाग है, इसके अंदर कई अपनतिक विभाजन होंगे। अपनतिक, यहां पर एक शब्द आया अपनतिक। अपनतिक का अर्थ क्या होता है, परिणतिक का तो हो गया परिधि के समांतर। अपनतिक होता है कोई भी कोशिका है, उस कोशिका के समकोण पर अगर विभाजन होता है, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका के परिधि के समकोण पर विभाजन होगा। जैसे ये विभाजन हुआ, फिर दूसरा ये विभाजन हुआ, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के समकोण पर होंगे, 90 डिग्री कोण पर हुए, तो इनको क्या कहेंगे, अपनतिक विभाजन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, इसमें विभाजन हुआ, तो या तो इसके समांतर होंगे तो इसके द्वारा क्या बन जाएगी, 2 कोशिकाएं, या इसके समकोण पर होगा तो यहां पर क्या बन जाएगी, 2 कोशिकाएं बन जाएगी। तो यहां पर क्या बन गई, अपनतिक विभाजन के फलस्वरूप क्या बन जाती है, बाह्य त्वचा यानी जो भ्रूण की बाहर वाली परत है उसका निर्माण होते हैं, जो कि भ्रूण के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। फिर बाद में आंतरिक परत है। आंतरिक परत के अंदर भी 8 कोशिकाएं उपस्थित होती है। इन 8 कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप किस किस का निर्माण होता है, बीज पत्राधार, यानी बीज पत्र का आधार बनता है, ठीक है। और बीज पत्र का आधार किसका निर्माण करता है, बीज पत्राधार किसका निर्माण करता है, मूलांकुर का। बीज पत्र के भ्रूण विभज्योतक, बीज पत्र के भ्रूण विभज्योतक है। भ्रूण विभज्योतक का मतलब है कि जैसे कि अपने कोई भी पादप कोशिका का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के दौरान ये पढ़ते हैं कि कोई भी कोशिका की सबसे बाहर वाली जो परत होगी वो क्या कहलाएगी, बाह्य त्वचा कहलाती है। सबसे बाहर वाली क्या कहलाती है, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा के नीचे कौन सी आती है, अधस त्वचा, ठीक है। अधस त्वचा के नीचे कौन सी आती है, कॉर्टेक्स या वल्कुट आती है। और कॉर्टेक्स के नीचे यानी कॉर्टेक्स वाला भाग है, इस भाग से लेकर के और अंतस त्वचा तक का भाग है यानी एंडोडर्मिस तक का भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं, भ्रूण ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण ऊतक। तो इसी प्रकार से इस भाग के अंदर यानी बीज पत्र की जो भ्रूण विभज्योतक है, इसके अंदर कौन सी, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस में पाए जाने वाली जैसी कोशिकाएं होती है, 20 प्रकार की कोशिकाएं विकसित हो जाती है। और ये निरंतर क्या करते हैं, विभज्योतक का मतलब क्या होता है, विभाजन करने योग्य होती है। तो यहाँ पर कोशिकाएं या तो गोलाकार या चपटी कोशिकाएं उपस्थित होगी जो कि निरंतर विभाजन करने वाली होती है, जिनको क्या कहते हैं, बीज पत्र के भ्रूण विभज्योतक कहा जाता है। फिर बीज पत्रोपरिक यानी बीज पत्र के ऊपर का भाग, उपरिक, अगर इसको तोड़ें तो बीज पत्रो उपरिक यानी बीज पत्र के ऊपर का भाग जिसके द्वारा प्रांकुर का निर्माण होता है। और प्राक एदा तंत्र, प्राक एदा तंत्र यानी जो सहवन तंत्र का निर्माण करने वाली पहली कोशिकाएं होती है उसको क्या कहेंगे, प्राक एदा तंत्र कहते हैं। यानी जिसमें जाइलम और फ्लोएम का विकास होता हो उसका, यानी आंतरिक परत के द्वारा मुख्यतः इन भागों का निर्माण बीज पत्राधार यानी जो किसका, मूलांकुर का निर्माण करते हैं। भ्रूण विभज्योतक ऊतक जो बीज पत्र में पाए जाते हैं, जो कि निरंतर विभाजन करके और किसको, बीज पत्र को विकसित करते हैं। और बीज पत्रोपरिक यानी प्रांकुर का निर्माण करने वाले ऊतक, और प्राक एदा तंत्र यानी जो सहवन तंत्र यानी जाइलम और फ्लोएम को विकसित करने वाले ऊतक है, इसके अंदर उपस्थित होंगे। इन सभी का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहां पर ये बन गए। तो इसमें देखिए आप, ये बाह्य त्वचा का निर्माण हो गया किसके द्वारा, अपनतिक विभाजन के द्वारा।
यहाँ पर अपने लिखा है अनेक अपनतिक यानी कि अपनतिक विभाजनों के द्वारा आंतरिक परत का निर्माण किसके द्वारा, परिणत और अपनतिक विभाजन दोनों के द्वारा होगा। किस कौन कौन से भाग बनेंगे, बीजपत्राधार, बीजपत्र के भ्रूण विभजक, बीजपत्रोपरिक और प्राक एदा तंत्र का निर्माण होगा। तो इस भाग के अंदर ये विकसित हो जाता है। अब पहले जब जैसे जैसे भ्रूण विकसित होगा तो उसकी आकृति में क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा। तो सबसे पहले इसकी आकृति कैसी हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। यानी सबसे पहले इसकी आकृति, भ्रूण की आकृति होती है प्रारंभ में कैसी होती है, गोलाकार होती है। और फिर धीरे धीरे इसकी आकृति है वो क्या होती जाती है, हृदय के आकार की हार्ट शेप्ड के भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि द्विबीजपत्री पादपों के अंदर दो बीजपत्र बनते हैं। तो ये बीच वाले भाग है यानी जो भ्रूण विभजक वाला भाग है वो तो क्या करता है, अधिक वृद्धि करता है। और जो बीजपत्राधार और बीजपत्रोपरिक वाला भाग है ये कम वृद्धि करता है, जिसके कारण बीजपत्र वाले भाग तो वो अधिक वृद्धि कर लेते हैं, ये कम वृद्धि करते हैं। और फिर बाद में हृदयकार भ्रूण है वो किस में बदल जाता है, टोर्पीडो शेप्ड। टोर्पीडो एक मछली होती है, उसके समान संरचना के रूप में भ्रूण विकसित हो जाता है। ठीक है, टोर्पीडो शेप्ड में चेंज हो गया। अब टोर्पीडो शेप्ड में चेंज हो गया तो उसके बाद में इसकी यहाँ पर क्या बन गए, ये तो बीज पत्र वाला भाग बन गए। और ये बीच वाला भाग जो आप देख रहे हैं जो कि लाल रंग में दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये तो क्या कहलाएगा, बीज पत्रोपरिक कहलाएगा। और ये बीज पत्राधार कहलाएगा। इस भाग से किसका निर्माण होगा, प्रांकुर से, और इस भाग से मूलांकुर का। और ये नीचे वाला भाग है कौन सा है, निलंबक है। और सबसे नीचे वाले भाग के अंदर चुस्कांग विकसित हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये क्या करता है, टोर्पीडो शेप्ड है, ये भी किस में चेंज हो जाएगा, ये पूर्ण विकसित भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। अब पूर्ण विकसित देख रहे हैं कि ये तो इसके अंदर क्या है, दो बीज पत्र वाले भाग हैं। द्विबीजपत्री पादप में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, दो बीज पत्र हैं। ये वाला भाग है इसका प्रांकुर है। इस प्रांकुर वाले भाग से किसका निर्माण होगा, बाद में परवह तंत्र का निर्माण हो जाएगा। और ये मूलांकुर वाला भाग है, मूलांकुर वाले भाग से किसका निर्माण हो जाता है, मूल तंत्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, ये कौन सा है, भ्रूणकोश वाला भाग है, क्योंकि इसका विकास कहां पर होता है, भ्रूणकोश वाले भाग के अंदर होती है। ये इसका कौन सा भाग है, अंडद्वार वाला भाग है स्थित है। अपन ने ये यहाँ पर यही पढ़ा था कि इसका आधारी कोशिका है वो कौन सी सिरे की होती है, बीजांडद्वारी। यानी यहाँ पर ये किसके साथ में लगी हुई है, अंडद्वार वाले भाग के ऊपर। और ये जो शीर्षस्थ कोशिका है यानी ये जो भाग बना है ये कौन से भाग है, यानी ये इसका कौन सा है, किसका भाग है, निभाग वाला भाग है। तो ये निभागी भाग की ओर स्थित होता है। यानी ये बीजांड की पूरी संरचना है, ये बीजांड व्रंत है, ये अंडद्वार वाले सिर है, ये अध्यावरण वाले भाग है, और ये इसका कौन सा है, बीजांड काय वाला भाग है। तो इस प्रकार से बीजांड के अंदर भ्रूण है वो इस प्रकार से विकसित होता है। और पूर्ण विकसित भ्रूण के अंदर दो बीजपत्र, प्रांकुर, मूलांकुर, जो कि मूल तंत्र का, प्रांकुर परवह तंत्र का निर्माण करते हैं। एक बार शॉर्ट में आपको पुनः वापस बता देता हूं कि जब युग्मनज है, इस युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, दो कोशिका बनेगी, शीर्षस्थ भाग की ओर तो कोशिका बनेगी वो क्या निभाग वाले इस भाग की ओर कोशिका बनेगी वो क्या कहलाएगी, शीर्षस्थ कोशिका। अंडद्वार वाले भाग की ओर जो कोशिका बनेगी उसको आधारी कोशिका कहते हैं। शीर्षस्थ कोशिका के अंदर लंबवत विभाजन होगा या अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, और आधारी कोशिका के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होगा। लंबवत विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन जाएगी, इसको दो कोशिकीय प्राक भ्रूण कहते हैं, प्रो एम्ब्रियो कहेंगे। और इसके द्वारा क्या बन जाएगी, निलंब का निर्माण हो जाएगा। फिर इसके अंदर तो निरंतर क्या होंगे, अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, लेकिन शीर्षस्थ कोशिका के अंदर लंबवत अनुदैर्ध्य विभाजन होगा, जिसके द्वारा चार कोशिकीय भ्रूण बन जाता है, जिसको चतुष्टांग कहते हैं। फिर इस चतुष्टांग में अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो क्या बन जाएगा, आठ कोशिकीय भ्रूण बन जाएगा। इस आठ कोशिकीय भ्रूण को अष्टांग कहते हैं। और अष्टांग के अंदर परिणतिक विभाजन होगा। परिणतिक विभाजन होगा तो दो परतें बन जाएगी, बाहर वाली बाह्य परत, अंदर वाली आंतरिक परत। बाह्य परत है वो किसका निर्माण करेगी, बाह्य त्वचा का निर्माण करेगी। आंतरिक परत है मुख्य चार भागों का निर्माण करेगी। बीजपत्राधार यानी बीजपत्राधार वाला भाग ये है, ये बीजपत्रोपरिक यानी प्रांकुर वाला भाग, भ्रूण विभजोतक के बीजपत्र के भ्रूण विभजोतक यानी जो इस बीजपत्रों का निर्माण करने वाले हैं, और इसके बीच में प्राक एदा तंत्र का निर्माण हो जाता है। इन भागों का निर्माण किसके द्वारा होता है, शीर्षस्थ कोशिका के द्वारा।
और आधारी कोशिका के द्वारा क्या बन जाता है, 7 से 10 कोशिकीय निलंबक बन जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 7 से 10 कोशिकीय है, निलंबक बन गया। और जिसकी अंतिम कोशिका है वो किसका निर्माण करती है, चूस्कांग का। जो आप देख रहे हैं ये नीचे वाले भाग है, ये चूस्कांग है, इसमें भी ये चूस्कांग है, यहाँ पर भी ये चूस्कांग है। ये चूस्कांग क्या करता है, ये इसके बीजांडकाय वाले भाग से लगा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और इस बीजांडकाय से क्या करता है, पोषण, क्योंकि ये बीजांडकाय किसके द्वारा, नीचे पुष्पासन पर जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से इससे पोषण लेता है। पोषण लेकर किसको देता है, भ्रूण को देता है। तो इस प्रकार से इस भ्रूण का परिवर्धन हो जाता है। तो आप ये इतना स्टेप याद कर सकते हैं सरलता से, और स्टेप याद करके आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो चलिए इसके बारे में अगर आपसे कुछ क्वेश्चन, क्यूरी या कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।